नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, क्लास जो है हमने स्टार्ट कर दी है। मरियम, राजा बाबू, बुशरा, बबीता, सुजाता, सुजाता कुमारी बहुत दिनों बाद लाइव आई हैं। ओहो बढ़िया। राजा बाबू जी, सुजाता जी, गुड इवनिंग। एक बार आप हमें ऑडियो वीडियो बता दीजिए कि भाई आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, ऑडियो सही है, आवाज़ सुन पा रहे हैं, वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ताकि हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हम जो है कोशिश करेंगे कि अच्छे से जो है आपकी क्लास को करा सकें। तो जल्दी से आप हमें जो है बता दीजिए कि हम जो है आपका जो है आपको आवाज़ कैसी आ रही है, ऑडियो वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जो हमने पिछली क्लास में आपके साथ चर्चा की थी उसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्लास 8th, क्लास 12th, 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ कंबाइन करके पढ़ाई जा रही हैं। तो उसमें जो है हमने आपके साथ कितने चैप्टर कर लिए? 2 चैप्टर मेरे ख्याल से कर लिए। तीसरा चैप्टर आज हम करेंगे और इसके साथ और भी चीज़ों के डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से आप हमें जो है बता दीजिए, सब क्लियर है? हाँ जी, चलिए। तो गौरी कह रही है प्लीज़ आप 1.5 घंटे क्लास ही लेना। चलिए देख लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और फिर उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे आपकी अगली क्लास की। तो जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी, क्लास नंबर 31, ठीक है। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग अंश, क्या लिखा हुआ है? गुड इवनिंग खुशी, गुड अर्सला शिफा, अर्सला, खुशी, ठीक है, राजा बाबू, प्रियंका, गौरी, बुशरा, शैलजा, सुजाता, मरियम, ठीक, इल्मा, ठीक है। हाँ जी, कल वाली सारी टेबल बना ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया भाई आपने। ठीक है, नीलू, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखो, हमने जो है कल देखा था अभिलेखागार रॉबर्ट क्लाइव वगैरह का फोटो देखा था, कैसे जो है अंग्रेजों ने विविध प्रकार के चित्रणों को किया, उसको हमने देखा था, है ना। 1857 के विद्रोही किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, उनका वर्णन कैसे किया गया, कैसे जो है न्यूज़ रिपोर्टिंग उस जमाने में होती थी और भारतीयों को कैसे दिखाया जाता था। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, व्यापार से साम्राज्य तक कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित हो रही है, इसका परिचय देखा था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कंपनी का बंगाल में व्यापार, कंपनी का शासन फैलना, नए शासन की स्थापना, और ये हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी से देखा था, अफीम व्यापार। ठीक है, तो हमने बताया था मुगल सत्ता कैसे कमजोर हुई, क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने कैसे अपनी सत्ता स्थापित की, है ना। तो 1707 से लेकर 1857 का पूरा टाइमलाइन मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा चार्टर दिया गया, मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी पे काम कर रही है, ठीक। व्यापार में जो बढ़ा रही है अपने आप को, बंगाल में व्यापार बढ़ा रही है, विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे इनका शासन फैला, तो युद्ध के माध्यम से फैला, नीतियों कूटनीति के माध्यम से फैला, विलय की नीति के माध्यम से फैला, विदेश नीति के माध्यम से फैला, और नए शासन को इन्होंने स्थापित किया है विविध प्रकार के ब्रिटिश उपकरणों के माध्यम से। फिर इन्होंने अफीम के व्यापार के माध्यम से भी लाभ उठाया और इस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको याद होगा, इसके अलावा जो है आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ टेबल्स भी दी थी, जिन टेबल्स को आपको जो है अपनी कॉपी में बनाना था। मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वो जो है आपने, महमूद कह रहे हैं पहली बार हम लाइव आए हैं, वाह क्या बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम जो है अलग अलग यूरोपीय कंपनियों के बारे में जो है हमने पढ़ा था भाई, कितने कब स्थापना हुई, कब ये आए भारत में। फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच कर्नाटक युद्ध किस प्रकार से देखा गया, अंग्रेज और सिख के बीच कैसे युद्ध हुआ, ठीक। अंग्रेज और मैसूर के बीच कुल कितने युद्ध हुए, मराठों के बीच कितना हुआ, ठीक, संधि वगैरह। ये सारा चीज़ जो है, ये आपका सहायक संधि, विलय सिद्धांत, ये सारा चीज़ जो है हमने आपको बनाने को बोला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बनाया होगा और इससे जो है आप जो है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, खुशी कह रही है टेबल से कैसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो इसमें जो है आपसे
क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रश्न कैसे बन सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, तो इसमें प्रश्न जो बन सकता है, जो टेबल्स से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। जो मैं आपको टेबल्स पे क्वेश्चन बताता हूँ, टेबल्स जो है उनसे प्रश्न कैसा बन सकता है। तो एक प्रश्न आपको बता सकता है क्रोनोलॉजी आधारित, ठीक। काल अनुक्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, काल अनुक्रम पूछ सकता है। काल अनुक्रम का मतलब क्या हुआ कि वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा, पूछेगा आपसे कि जो राज्यों का विलय हुआ उसमें पहले राज्य का विलय कौन सा हुआ, दूसरे राज्य का विलय कौन सा हुआ, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, 4 ऑप्शन दे देगा। फिर पूछेगा किसका पहले हुआ किसका बाद में हुआ, ठीक। दूसरा जो है इसमें आपसे वाइसराय या गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वाइसराय या गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि भाई हड़प नीति को लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल है, सहायक संधि व्यवस्था कौन लेके आया, बफर राज्य के रूप में अवध का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लेके आया, ठीक है। तो वाइसराय गवर्नर जनरल की नीतियाँ पूछ सकता है। इसके अलावा जो युद्ध हुए उन पर जो है प्रश्न बन सकते हैं, आपसे जो है युद्धों पे प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछेगा अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबर किसका विस्तार था, पहला आंग्ल सिख युद्ध कि पहला जो है आंग्ल मराठा युद्ध कि पहला जो है कर्नाटक युद्ध कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, ऐसे करके। वांडीवास का युद्ध जो है किसके बीच हुआ, वेदारा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ, ठीक। बैटल ऑफ जो मैंने आपको बताया था 1612 में जो हुआ था पुर्तगाली के साथ, बैटल ऑफ सॉली, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे ना भाई, ठीक। टेबल ही नहीं बनाया, बाकी पूरा छाप ही दिया है। कोई नहीं, आप जो है कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है भाई। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, वाइसराय जनरल जनरल को बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो युद्ध वगैरह हुए उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसमें कौन गवर्नर जनरल था उस समय जो है, जो संधि वगैरह हुई, हाँ इसमें संधियों पे क्वेश्चन पूछ सकता है, संधियों पे क्वेश्चन, संधियों पे प्रश्न कि आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे करके पूछ लेगा कि अच्छा ये बताओ कि भाई जो आपका जो है मान लीजिए वांडीवाश के युद्ध के बाद तो कोई संधि नहीं हुई थी, मान लो एला शैपल की संधि है तो पूछेगा एला शैपल की संधि का संबंध किस युद्ध से है, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से युद्ध के बाद हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकता है। इसमें मिलाने को भी पूछ सकता है, जैसे मिलाने को क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको 3 टेबल इधर देगा 3 टेबल इधर देगा, फिर दोनों को मिलाने को पूछ सकता है। तो इस तरीके के जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। आप जो है PYQ एक बार ज़रूर देखिएगा, इससे आपको और आइडिया लग पाएगा कि जो हमने आपको टेबल्स दिया है उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको PYQ ज़रूर देखना चाहिए, ठीक। आपको क्या देखना है, PYQs, PYQs देखिए। तो PYQs आप देखिएगा ना तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी, इल्मा कह रही है हमारी दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, ओहो आपकी दादी जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ठीक है। गायत्री कह रही है कि सर आज मेरा जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गायत्री जी, आज आपका जन्मदिन है, ठीक। सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं आपको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, हम भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आप बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक। बहुत जल्दी ही IAS बने, हम सबका नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, ठीक है। तो हम तो यही आपको शुभकामना दे सकते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी IAS बन जाएं और फिर ये सूचना हमें दें कि सर देखो मैं इतनी जल्दी IAS बन गई, है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए और IAS बनिए, ठीक। आज ही आपने देखा होगा UPSC का मेंस का पेपर, तो पूरा का पूरा पेपर जो है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी रेंज में है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आज के जो आपका UPSC का जो मेंस हुआ, चाहे वो कल निबंध का पेपर हुआ, चाहे आज आपका GS पेपर 1 हुआ, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं लिख सकते अगर आपने सही से पढ़ा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत आराम से जो है इनका उत्तर लिखा जा सकता है। यहाँ तक कि जो
हमने जो एनसीईआरटी की जो क्लास अभी ले रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन आया है ना। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला पर टिप्पणी कीजिए। तो वास्तुकला के बारे में मैंने आपको बताया था, कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कैसे जो है शहर हुआ करते थे, कैसे जो है नालियाँ हुआ करती थी, कैसे जो है उसमें सीवरेज सिस्टम हुआ करता था, है ना। तो वही सब उसमें लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है उसमें और क्वेश्चन आया था। तो जो जो उसमें क्वेश्चन आए, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखिएगा वो आपकी एनसीईआरटी से भी आ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा सुनामी पे क्वेश्चन आया, ठीक। तो गायत्री जी और बाकी स्टूडेंट भी बहुत आराम से जो है आप इसको कर सकते हैं, और अच्छे से जो है आप तैयारी कीजिएगा, लगातार लगे रहिएगा, तो पहली बार में ही आप आईएएस बन जाइएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से जो है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। हाँ जी। एक एक लिखा है, हाँ अकबर के धर्म, हाँ अकबर का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा। अकबर वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें जो है मैंने बताया था सुलह कुल की नीति, उसने इबादत खाना की स्थापना की थी, उसने महजर जारी किया था, उसने जो है तौहीद इलाही की स्थापना की थी, सामाजिक सुधार किए थे, यही सब उसकी पॉलिसी है, यही उसकी धार्मिक समन्वयवाद है। उसने हिंदुओं को जो है अपने राजनीति नौकरशाही में स्थान दिया, राजपूत पॉलिसी अडॉप्ट करी, ठीक। पहले जो है हिंदू शामिल नहीं होते थे, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो जो हम पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन आया, सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल आया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने चंदेल मूर्तिकला, तो चंदेल मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, कंदरिया महादेव टेम्पल, तो उसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, वो क्वेश्चन भी है, ठीक। तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जो अब तक हमने पढ़ाया है, मॉडर्न तो अभी नहीं हुआ, मॉडर्न से भी क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं आया था। ज्योतिबा फुले पे क्वेश्चन आया था एक, ठीक। तो ज्योतिबा फुले का क्वेश्चन भी जो है आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें दिया हुआ है, आप देखिएगा आगे आएगा, ठीक। जो आपका ज्योतिबा फुले वाला था। इसके अलावा जो आपका वाला क्वेश्चन आया है कि भाई भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरीके का बदलाव हुए, वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का पूरी दुनिया पर प्रभाव, ये भी आपका एनसीईआरटी से आया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आप देखिएगा कि सब के सब क्वेश्चन आपकी रेंज में, बहुत आराम से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना जी। जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई समस्या नहीं है। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, ठीक है। अब आपके सामने ये चैलेंज नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब चैलेंज ये है कि जो क्वेश्चन आया उसको आप सही से लिख पाए कि नहीं लिख पाए। ऐसा नहीं कि भाई जो क्वेश्चन आया उसके बाद जो है आप उसे लिख ही नहीं पाए। तो अब चैलेंज ये है, ठीक है, चैलेंज खत्म नहीं हुआ अभी। चैलेंज अब सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज अब सबसे बड़ा ये है कि क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने ये चैलेंज नहीं रहेगा, ये बात मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपके सामने ये चैलेंज नहीं आएगा कि जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। अब चैलेंज आपके सामने ये आएगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करी कि नहीं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पे आप हो सकता है 500 शब्द जानते हो, 600 शब्द जानते हो, निबंध लिख दें, लिखना 150 शब्द में है, ठीक है। अकबर के बारे में हो सकता है आप जो है 400-500 शब्द जानते हो, लिखना 150 शब्द में है। तो अब चैलेंज ये है, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। क्लियर है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम अपना जो अपना अगला वाला, इसमें देखिए कुछ चित्र वगैरह हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसमें जो है आपको बस एक बार इनको देख लेना है, कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो इसमें जो है कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया जाना, ये जो है दिखाया गया चित्र कि कैसे जो है उनके बेटों को उनके सामने ही मार डाला गया। तो ये आपको 1857 की क्रांति के परिणाम में दिखता है ये, ठीक है। इसको हम आगे भी करेंगे, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति इसको करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ये वाला इसको पढ़ लीजिएगा कि भाई प्लासी का नाम प्लासी कैसे पड़ा। तो ये इसका असली नाम जो था पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ के प्लासी कर दिया था। यहाँ पर जो है पलाश के फूल पाए जाते थे, इसलिए इसको पलाशी कहते थे, और इसी वजह से जो है इसको पलासी के नाम से जाना गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिराजुद्दौला का आपको एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक हॉल है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठकें हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बैठक करके फैसले लिया करती थी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे
कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने जब प्लासी की लड़ाई के बाद जब विलियम पिट को जो है पत्र लिखा तो उसने बताया कि कैसे यहाँ पे जो है संपन्नता देखने को मिल रही है और हमारी कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया है और इससे जो है उनको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो है पैसे के बारे में सोचते थे, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है 1733 का एक स्रोत है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती थी। जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि दस्तक का दुरुपयोग वो कर रहे हैं, ठीक है, निजी लाभ वो कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला के रखा है उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए छोटी सी ज़मीन ली, फिर उसके बाद वहाँ पे मजबूत किला बना डाला, उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए, तोपें तैनात कर दी, सौदागरों को जो है अपने मातहत कर लिया, राजस्व वसूला। ठीक, और औरतों और बच्चों को जो है वो गुलाम बना के उनको लूट खसूट रहे हैं। तो वहाँ के नवाब ये दावा करते थे या कहते थे कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है, इसलिए लड़ाई हुआ। इसी तरीके से क्लाइव जो है वो बता रहा है, क्योंकि बाद में क्लाइव के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके खिलाफ जांच आयोग बैठाया गया था। तो क्लाइव अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि भाई प्लासी की जीत के बाद उसकी स्थिति क्या थी कि एक ताकतवर राजा उसके इशारों पे चल रहा था, शहर जो था उसकी दया पे था, महाजन जो है उसके लिए एक एक मुस्कुराहट के लिए गिरेबान खींच रहे थे और इसके बीच जो है वो खड़ा हुआ था। तो वो कह रहा है कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, ये जो है बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, ये जो है बहुत आश्चर्य की बात है कि क्लाइव ने जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये आपको जो है ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ नवाब शुजाउद्दौला की जो है एक आपको चित्र दिखाया गया है जो टिली कैटल के द्वारा बनाया गया था। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जो लेखक होते हैं ना, जैसे सिम्पसन है, कैटल हो गया, विलियम प्रिंसिप हो गया, उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद संधि जब हुई तो शुजा से उसके अधिकार छीन लिए गए, लेकिन वो जो है शानी शौकत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जेम्स मिल जो है वो बताता है, जो एक आपका मैंने बताया था ना आपको, इसने ब्रिटिश इतिहास लिखा था, मतलब भारत का इतिहास। तो रेजिडेंट की ताकत के बारे में बता रहा है कि भाई रेजिडेंट जो था रियासत का राजा हुआ करता था, उसको जो है एक वीटो पावर मिली हुई थी, जब भी चाहे वो आदेश को मना कर सकता था। उन्हें सबको अधीनस्थ बना के रखा हुआ था, ब्रिटिश सरकार की मनमाफिक काम करता था, जब भी वो काम करता था दखलांदाजी कर सकता। ठीक, और राजा को जो है नियंत्रण करके रखता था। तो जो आपकी जो है सहायक संधि की व्यवस्था है उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्ति की जाती थी, ठीक है, उसमें जो है ये देखने को मिलता था कि किस तरीके से वो जो है नियंत्रण रख रहा है जो देसी राज्य होते थे उन पर। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई, 1.5 घंटे क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बबीता जी कोई एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? हाँ जी बताइए। हाँ जी, गौरी जी, अंकित जी, ठीक है, 1.5 घंटे ही कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, डोंट वरी, 1.5 घंटे कर लेंगे, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। ठीक, तो ये हो गया रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, अच्छा ये वाला चित्र देखिए, ये कितना बढ़िया चित्र है कि हुआ क्या कि जब कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हरा दिया गया किसको, टीपू सुल्तान को, तो उससे श्रीरंगपत्तनम की संधि की गई और उससे करोड़ों रुपया जुर्माना लिया गया, और जब तक टीपू सुल्तान ने जुर्माना अदा नहीं किया तब तक उनके बेटों को जो है बंधक बना लिया गया। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है बेटों को बंधक बनाते हुए कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। तो 1792 में जो है टीपू सुल्तान को अंग्रेज से संधि पढ़नी पड़ी, 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना के रख लिया। स्पेशली अंग्रेज जो है इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करते थे क्योंकि इसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता था, वो दिखाते कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। ठीक है ना भाई, तो याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कि भाई टीपू सुल्तान भले ही हार गया हो लेकिन जनता में उसकी छवि जो थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसकी किस्सों का जो है उसकी ताकत का यशगान किया जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक बार फ्रांस के साथ, फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था, एक शेर उसके सामने आ गया, उसकी बंदूक नहीं चली तो उसने हाथ से ही जो है शेर को मार दिया। बाद में जो है उसके जो सिंहासन हुआ करता था, उसका जो झंडा हुआ करता था, उसमें जो है शेर बना था।
उसने एक खिलौना बनाया था इस तरीके का, जिसमें एक जो है अंग्रेज सैनिक को मारते हुए जो है शेर का खिलौना बनाया गया है। इसमें जो है नकली शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसका जब हैंडल घुमाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही की चीख निकलती थी। बाद में खिलौना जो है ये अंग्रेज अपने साथ ले गए। आज ये अंग्रेजों के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है। मई 1799 में जो है टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मर गया और अंग्रेज इस खिलौने को साथ ले गए। ठीक। इसी वजह से जो है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। शेर ए मैसूर, द लायन ऑफ मैसूर। और उसका जो राजसी झंडा था उसके ऊपर भी जो है एक शेर की तस्वीर होती थी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक। इसके अलावा देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का चित्र है, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो सर्वोच्चता की नीति लेके आया था। ठीक है। कौन सी नीति लेके आया था? सर्वोच्चता की नीति, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता नीति। ठीक। तो वह एक सर्वोच्चता नीति को लेके आया था। इसी तरीके से देखिए ये वाला मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्चता नीति के तहत जो कित्तूर की महारानी हुआ करती थी, रानी चेन्नम्मा, उनका राज्य जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो ये कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा का जो है एक मूर्ति दिया हुआ है, किस तरीके से 1824 में 1824 में जो है उनका जो राज्य था वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। इनकी कहानी वही झांसी की रानी की तरह है कि भाई इनका जो बेटा है वो उसका देहांत हो गया, बाद में पति का भी देहांत हो गया। तो अंग्रेजों ने ये बहाना बनाया कि अब आपके पास कोई पुरुष वारिस है नहीं, तो उन्होंने इनका राज्य हड़प लिया। ठीक। बाद में जो है रानी चेन्नम्मा जी ने विद्रोह कर दिया था और वो जो है बाद में पकड़ ली जाती हैं और आगे चलकर संगोली रायन्ना आदि व्यक्तियों के द्वारा उनके विद्रोह को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो है आप याद रखिएगा, देखिए महाराणा रणजीत सिंह का एक दरबार लगा हुआ है, कितने आराम से वो बैठे हुए हैं। ये जो है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साई हैं, जो आपके 1857 के विद्रोह में संबलपुर के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में संबलपुर के क्षेत्र में जो है विद्रोह का नेतृत्व किए थे, क्योंकि इनकी रजवाड़े को जो है अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है। तो ये सारे चित्र जो है हमें बताते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किस प्रकार का जो है बर्ताव किया था। आपको करना क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार चित्रों से भी क्वेश्चन आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि चित्रों से क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है। इसलिए चित्रों से क्वेश्चन जो है कई बार जो है हमें देखने की जरूरत है, उससे प्रश्न पूछने की काफी संभावना होती है। तो ये कुछ चित्र हैं जो आपको दिया हुआ है, इसको जो है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। ठीक। इसी तरीके से देखो ये वाला चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना राज्य बढ़ाया। ठीक। अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने राज्य को बड़ा किया है और लगातार जो है उनका विस्तार हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है अपना राज्य धीरे धीरे बढ़ाया। तो येलो कलर में जो है इसको दिखाया गया है, शुरू में अंग्रेजों का राज जो है वो केवल बंगाल और दक्षिण तक ही सीमित था, यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है, ये छोटे इलाकों में। फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने अपना प्रसार करना शुरू किया और फिर उसके बाद आप देखिएगा 1857 तक आते आते भारत के एक बड़े क्षेत्र में जो है उनका प्रसार हो गया। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बीच में जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज कलर का, वो भी ऐसा नहीं कि स्वतंत्र थे, वह भी अंग्रेजों के अधीनस्थ हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे रजवाड़ों के साथ, कई सारी देसी रियासतों के साथ सहायक संधि जैसी व्यवस्था की थी और वो जो है अंग्रेजों के नाम पर शासन करते थे। आप याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं छोड़ा था जो स्वतंत्र राज्य कर रहा हो। अगर कोई राजा है भी तो वो अंग्रेजों के नाम पे शासन करता था। आपको मालूम ही होगा, पता ही होगा आपको कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 500 से ज़्यादा ऐसी रियासतें थीं। तो ये रियासतें कहाँ आई? ये रियासतें यही हैं जो अंग्रेजों के नाम पे शासन कर रही थी। उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति लागू होती थी, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आया था, जिसमें अंग्रेज जो है सर्वोच्च थे और बाकी रजवाड़े उनके अधीन थे और उन रजवाड़ों को अंग्रेजों के हिसाब से अपना शासन चलाना पड़ता था। अगर अंग्रेज के हिसाब से वो शासन नहीं चलाते थे तो उनका राज्य हड़प लिया जाता था। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर ली थी, इन्होंने हड़प नीति का त्याग कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने
जो देसी राजा हुआ करते थे उनके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चित्रों के माध्यम से भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, उनको आपको देख एक बार ज़रूर लेना है, और आपको देखने को ये मिलेगा कि कई बार आप जो है इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, 565 से ज़्यादा रियासतों की चर्चा मिलती है। चलिए अब हम अगला चैप्टर कर रहे हैं, और अगला चैप्टर हम 2 चैप्टर को मिला के करेंगे, जिसमें हमारा एक क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर होगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर होगा, और दूसरा हमारा क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर होगा। तो हम 2 चैप्टर मिला के करेंगे। एक है आपका कक्षा 8 की एनसीईआरटी का, कक्षा 8 की एनसीईआरटी का आपका अध्याय 3, कक्षा 8 की एनसीईआरटी का अध्याय 3। ठीक, वह है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, वह है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। ठीक है, वह है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना। एक हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना, और प्लस हम दूसरा चैप्टर इसके साथ मिला के करेंगे, वह है आपका कक्षा 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर, कक्षा 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर, और इसका जो है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका है चैप्टर नंबर 1, और वो है आपका उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात, ये 2 चैप्टर जो है मिला के इसमें करेंगे, दोनों को कंबाइन करके करेंगे। ठीक है, जैसे आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने आपको जो पढ़ाया था कंपनी की सत्ता की स्थापना कैसे हुई, इसमें मैंने आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 और क्लास 9th की एनसीईआरटी से आपको अफीम व्यापार कराया था। तो इसी तरीके से जो है हम चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको अगर मान लीजिए किसी दूसरी एनसीईआरटी में दी हुई भी है तो हम उसको एक साथ ही पढ़ लें। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बढ़िया से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसका परिचय, एक इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार, राजस्व। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार, कि भाई बंगाल में राजस्व व्यवस्था का किस तरीके से सुधार किया गया, राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार। ठीक, फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं, देश के अन्य भागों में और कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, तो अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं, अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं, जिसमें हम बात करेंगे महालवाड़ी सिस्टम की, रैयतवाड़ी सिस्टम की। ठीक, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई इनका जो कह सकते हैं ना कि इनका जो है उसे कहते हैं ना प्रतिक्रिया कैसी देखी गई, तो इसको लेकर जो है विद्रोह के रवैये देखे गए, देहात में विद्रोह। ठीक है, इसको लेकर जो है विद्रोह देखा गया, जैसे कि आपका जो है दक्कन विद्रोह। ठीक, दक्कन विद्रोह, इसके बारे में बात करेंगे, संथाल विद्रोह। ठीक, तो इसको लेकर जो है अलग अलग प्रकार के विद्रोही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, देहात में विद्रोह। ठीक, इसी तरीके से आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुदाल व हल, कुदाल व हल, जिसमें आपको पहाड़िया जनजाति के बारे में दिया हुआ है, आपको जो है बुकानन के वर्णन दिए हुए हैं, आपको जो है उसमें संथालों के बारे में दिया है, संथाल विद्रोह, तो कुदाल और हल इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप के लिए फसलें, फिर क्या पढ़ेंगे, यूरोप के लिए फसलें, और इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नील के बारे में, यूरोप के लिए फसलें, कि भाई नील कैसे उगाई जाती थी, नील का जो है भारतीय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, और किस तरीके से नील को आधार बनाकर एक विद्रोह हुआ जिसको नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुल मिला के हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल मिला के हम ये 6 टॉपिक करेंगे, और इन 6 टॉपिक्स के माध्यम से हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलो एक एक करके इनको करते हैं। इसमें जो है मैं आपको कुछ टेबल्स भी बनाने को दूंगा, क्योंकि भाई टेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो है मैं लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं आपको टेबल्स कुछ दे रहा हूँ, आपको उसको नोट कर लेना है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, आपको याद ही होगा, पिछले वाले से हमें इसको जोड़ना है। ठीक। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर है कि भाई औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल कमज़ोर हो गए, छोटे छोटे राज्य उभर के आ गए, अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, अंग्रेज़ों ने जो है प्लासी की लड़ाई लड़के बंगाल पे कब्जा कर लिया। अब बंगाल पे कब्जा करने के बाद उनकी इच्छा है कि हम बंगाल के राजस्व पे कब्जा कर लें, भारत का सामान जो है भारत के पैसे से खरीदें, लाभ उठाएं। इसके लिए जो है वो द्वैध शासन की व्यवस्था लेके आए। लेकिन कहा जाता है कि जो द्वैध शासन की व्यवस्था वो लेके आए थे, वह जो है बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हुई, और इसका परिणाम 1770 के अकाल के रूप में देखा गया, जिसमें 1 करोड़ लोग, ठीक है, 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग, बंगाल की 1/3 जनसंख्या जो है वह आपकी भूख से मर गई। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा अंग्रेज ने अपने पास रख लिया था, और जो बंगाल का नवाब हुआ करता था वो शक्तिहीन था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई लोगों का रहना भी जरूरी है, उन्हीं से तो राजस्व मिलेगा। लोग खेती छोड़ छोड़ के करके भाग रहे थे, लोग खेती नहीं करना चाहते थे, जो शिल्पकार थे वो शिल्प नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज उन्हें पैसा नहीं देते थे। जो किसान हुआ करते थे उनसे इतना ज़्यादा भू राजस्व लिया जाता था कि वह खेती नहीं करना चाहते थे। तो पूरे बंगाल में जो है बदहाली छा गई थी। इसी वजह से आप देखते हैं कि अंग्रेज ने अब जो है द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके कुछ नई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को अडॉप्ट किया, और इसी को जो है देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। जो आपका यूपी का एरिया है वहाँ पे महालबाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है, और आपका जो महाराष्ट्र दक्षिण भारत का एरिया है वहाँ पे ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। तो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, एक एक करके जो है इसका पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, और इसमें एक टेबल भी मैं आपको दूंगा। उस टेबल में आप देखिएगा कि जितनी बातें मैंने आपको बताई सबकी मुख्य विशेषताएं दी हैं, उसको केवल अच्छे से याद कर लेना है, देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहानी क्या है। कहानी वही है कि भाई प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, जो बंगाल का नवाब था, ठीक, जो बंगाल का नवाब हुआ करता था उसको उन्होंने जो है कठपुतली बना लिया। बंगाल के नवाब को क्या बना लिया? कठपुतली बना लिया। फिर आगे चलकर बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि भाई कठपुतली भी अकल लगाने लगी थी, तो उसने बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद उसने इलाहाबाद की संधि करी। ठीक, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो रॉबर्ट क्लाइव था, यानी लॉर्ड क्लाइव, उसने जो है क्या किया, तो कंपनी के द्वारा बंगाल के राजस्व पर, ठीक है, कंपनी के द्वारा बंगाल के राजस्व पे अधिकार कर लिया गया। कंपनी के द्वारा क्या किया गया? बंगाल के राजस्व पे अधिकार कर लिया गया, यानी बंगाल के पैसे से ही जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपनी सामान खरीद रही है और उसको दुनिया भर में वो बेच रहे हैं। अब इसके चक्कर में दिक्कत क्या हुई? इसके चक्कर में दिक्कत ये हुई कि कंपनी के सामान को बनाने वाले लोग जो है घाटे में चले गए, क्योंकि इन्हें माल सस्ता में लेना है। तो ये जो है शिल्पकारों से माल सस्ते में लेते थे, उनको उनका दाम नहीं देते थे, तो शिल्पकारों ने काम करना शुरू किया, मतलब काम करना बंद कर दिया। कहा जाता है कई जो दस्तकार शिल्पकार हुआ करते थे उन्होंने अपने अंगूठे तक कटवा दिए, कह रहा है कि नहीं भाई हमें काम ही नहीं करना तुम्हारे लिए। किसान जो हुआ करते थे वो खेती छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू अंग्रेज लेता था कि उससे उनका जो है काम ही नहीं चल पाता था। तो एक तरीके की बदहाली आ गई। ठीक है, यानी बी पॉइंट क्या है कि राजस्व को जो है नियंत्रण में लेने के बाद इनकी जो इच्छा है वो अधिकतम लाभ लेने की है। ठीक है, इनकी जो इच्छा है वो क्या है? तो इनकी इच्छा जो है अधिकतम लाभ लेने की है। ठीक है, इनकी इच्छा क्या है? तो अधिकतम लाभ की चाह है। ये चाहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट हो, और इस मैक्सिमम बेनिफिट के चक्कर में ये सस्ते में माल खरीद रहे हैं। ठीक है, सस्ते में जो है ये है माल खरीद रहे हैं, सस्ते में क्या कर रहे हैं? माल खरीद रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? महंगे में उसे बेच रहे हैं। यानी सारा का सारा फायदा जो है
यही कमा रहे हैं। ठीक, इनकी नीतियों से क्या हुआ कि जो बंगाल के दस्तकार हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, वो सब तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था पूरी डाउन हो गई। ठीक है, तो इसमें सी पॉइंट क्या आ जाएगा, जो द्वैध शासन की नीतियां हैं उससे क्या हुआ कि जो दस्तकार थे, ठीक है, दस्तकार थे, जो किसान हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, जो आपकी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, दस्तकार, किसान और अर्थव्यवस्था, यह जो है तबाह हो गई और पूरी तरीके से जो है डाउन कर गई। और इसका परिणाम देखने को मिला, इसका परिणाम देखने को मिला 1770 का बंगाल का अकाल। 1770 का बंगाल का अकाल, 1770 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा, 1770 का अकाल। और इस अकाल ने जो है बंगाल की 10 मिलियन जनसंख्या, यानी 1 करोड़ 10 मिलियन जनसंख्या जो है वो नष्ट हो गई। 10 मिलियन जनसंख्या जो है नष्ट हो गई। ठीक है, यानी बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख से मर गई। यही जो है एक टर्निंग पॉइंट है बंगाल के इतिहास में। अंग्रेजों को लगा कि जब सब लोग मर जाएगा तो राज किसके ऊपर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब आपको याद रखना है, ऐसा नहीं था कि इनको जो है दया आ गई थी। इन्हें लग रहा था कि इतने लोग मर गए, अगर सारे लोग मर जाएंगे तो देश पे राज कैसे चलेगा। इसी वजह से अब इन्होंने क्या किया, इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, नवीन सुधारों की आवश्यकता महसूस की। यानी अब इन्होंने सोचा कि चलो कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो यहीं से जो है कुछ चेंजेस हुए। आपको याद रखना है कितने दुष्ट तरीके के आदमी है ये, कि चेंजेस भी लेके आए तो किस में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। पैसा अभी भी नहीं चाहिए, बस लोग ना मरे, तो इसके लिए जो है थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं ये। तो यहीं से जो है कुछ नवीन प्रकार के सुधार आए। अब ये सुधार क्या आए, यही हमें पढ़ना है। तो देखो भाई, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आखिर किस प्रकार के सुधार लेके आए। ठीक है, यानी राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार। ठीक, राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार। कि राजस्व व्यवस्था का बंगाल में क्या सुधार लेके आए, राजस्व व्यवस्था का बंगाल में सुधार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बंगाल में जो सुधार लेके आए हैं इसको स्थायी भूमि बंदोबस्त, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आपका, ठीक है, स्थायी भूमि बंदोबस्त के नाम से, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक, इसमें क्या किया गया, तो ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था यह जमींदारों से किया गया था। किससे किया गया था, जमींदारों से किया गया था। यानी अब लैंड रेवेन्यू वसूलने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, जमींदारों से हो गई। ठीक, इसके तहत जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी, राजस्व की जो मांग थी, राजस्व मांग जो है वह हमेशा के लिए इन्होंने जो है फिक्स कर दी, हमेशा के लिए निर्धारित। ठीक है, यानी लैंड रेवेन्यू जो आएगा उसमें अंग्रेज जो हिस्सा हासिल करेगा वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। इसीलिए इसको कहते हैं स्थायी भूमि बंदोबस्त। मतलब जैसे हुआ ना कि आप जो है रेंट पे रह रहे हो तो मकान मालिक बोल रहा है कि 5,000 रुपया लूंगा और ये फिक्स है, कभी नहीं बढ़ेगा। उस टाइप का इसने बोला कि भाई इतना पैसा देना है जमींदार को और ये फिक्स है हमेशा। आप याद रख सकते हैं 1793 से लेकर 1793 से लेकर 1955 तक, 1793 से लेकर 1955 तक, जब तक जमींदारी उन्मूलन नहीं कर दिया गया तब तक लैंड रेवेन्यू की डिमांड वही की वही रही जो 1793 में तय की गई थी। इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी भूमि बंदोबस्त। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो जमींदारों से किया गया, जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। हालांकि टेक्निकली वो भूमि के मालिक थे नहीं, लेकिन फिर भी कहा गया कि चलो ठीक है तुमसे कर लेते हैं। तो जमींदारों से किया गया, राजस्व मांग हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई। ठीक, हालांकि राजस्व मांग में ये इन्होंने पेंच डाला, ये जो है इन्होंने जो है एक टेक्निकलिटी डाली कि अगर आप, जमींदार को कह रहा है, अगर आप जो है समय पर हमें भू राजस्व नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, इसे सनसेट लॉ बोला जाता था। ठीक है, तो समय पर राजस्व, समय पर राजस्व ना चुकाने पर,
समय पर राजस्व ना चुकाने पर क्या किया गया, भूमि जब्त कर ली गई। भूमि क्या कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। और इसको कहा जाता था सनसेट लॉ, यानी सूर्यास्त कानून। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। मतलब उसने कहा कि 7 तारीख की शाम 5 बजे तक पैसा दे देना, अगर 7 तारीख की शाम में 5:15 भी लेके आए तो तुम्हारी जमींदारी जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो समय पर राजस्व ना चुकाने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। यानी एक तरीके से जो है, ठीक है, एक तरीके से जो है जमींदार को भूमि का मालिक तो बना दिया गया था, लेकिन वो असली में भूमि का मालिक था नहीं। वो तभी तक भूमि का मालिक था जब तक वो रेवेन्यू दे रहा है। जिस दिन उन्होंने रेवेन्यू पर डिफॉल्ट किया उसकी जमींदारी बिक गई। ठीक है, तो असली भूमि के मालिक अंग्रेज ही थे। तो समय पर राजस्व ना चुकाने पर भूमि जब्त हो जाती थी। ठीक, और इस व्यवस्था को जो है 1793 में, इस व्यवस्था को जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको पूरी तरीके से लागू करा नहीं पाया, क्योंकि 1793 में वो वापस चला गया था। तो जॉन शोर उसके बाद जो आया था गवर्नर जनरल, उसने इसको लागू किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर, ये अभी टेबल में आपको दिखा दूंगा मैं, उसको जो है लागू किया था। ठीक, अब देखो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। स्थायी भूमि बंदोबस्त, स्थायी भूमि बंदोबस्त एक ऐसा भूमि बंदोबस्त है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो उस समय बंगाल में शामिल था, उसके साथ जमींदारों के साथ किया गया था। इसको स्थायी भूमि बंदोबस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी वो हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। ठीक है, जैसे आप रहते हैं ना रेंट पे, तो रेंट मान लीजिए आपके मकान मालिक ने बोला 5,000 रुपये रेंट, और आपने बोला कि मैं तो 50 साल रहूंगा, क्योंकि मैं जो है यूपीएससी की तैयारी का टारगेट रख के आया हूँ, 50 साल में जो है सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं जो है 50 ईयर्स का टारगेट लेके आया हूँ, 50 साल बाद एग्जाम दूंगा। ठीक है, यूपीएससी को बताऊंगा नहीं कि मैं 50 साल का हूँ, बताऊंगा 21 ही साल का, लेकिन मैं 50 साल की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर आपने मकान मालिक को बोला कि भाई अब बता कितना लैंड रेवेन्यू लेगा, मतलब रेंट कितना लेगा। तो मकान मालिक ने बोला कि तुम तो अजीब ही आदमी हो, 50 साल का जो है टारगेट लेके चले हो, तो चलो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं 5,000 रुपया लैंड जो रेवेन्यू है, रेंट है, तय कर देता हूँ, और 50 साल तक 5,000 ही रहेगा। इसी को कहते हैं परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। समझ रहे हैं ना भाई? तो अंग्रेज ने भी यही किया कि इसने भू राजस्व में उसको फिक्स कर दिया। जमींदार को बोला बेटा इतना दे देना, लेकिन टाइम पे दे देना, अगर टाइम पे नहीं दिए तो बेटा तुम्हारी जमींदारी गायब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की चीज जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस और फिर उसके बाद जॉन शोर के द्वारा की गई। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो इससे समस्या क्या पैदा हुई, अब इससे समस्या क्या पैदा हुई, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जो है जो समस्या पैदा हुई दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इससे समस्या क्या हुई? तो समस्या जो है ये है, ठीक, कि भाई इनको जो है लैंड रेवेन्यू क्या करना था, फिक्स करना था हमेशा के लिए, और आगे इसमें बदलाव कर नहीं सकते थे। तो जानबूझ के जो है इन्होंने लैंड रेवेन्यू बहुत हाई रेट पे फिक्स किया। यानी अगर का कहीं का 50 रुपये लैंड रेवेन्यू चल रहा था तो 500 रुपये इन्होंने बोल दिया, क्योंकि आगे इन्हें पता था इसको बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक, तो शुरू से ही जो है, ठीक है, कनक कह रहे हैं बॉन्ड तो बनता होगा ना। बॉन्ड बनने से क्या होता है भाई, ये बताओ। अगर आप लैंड नहीं दे पाओगे, ठीक है, अगर आप जो है रेवेन्यू नहीं दे पाओगे तो आपकी जमींदारी तो नीलाम हो जाएगी ना, उसमें तो लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो उस तरीके से होता था। तो समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इसमें लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, राजस्व का जो मांग था वो बहुत ज्यादा था, अत्यधिक राजस्व की मांग। लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई, लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई, टू हाई। और इससे क्या होता था कि शुरुआत में जमींदारों को पैसा देने में बहुत दिक्कत हुई, और बड़ी मात्रा में जो है जमींदारी की नीलामी हुई। ठीक है, क्या होने लगा? जमींदारी की नीलामी होना शुरू हो गई, लोगों की जमींदारी बिकने लगी। ठीक, जैसे कि आपका वर्धमान का जमींदार, उसके बारे में आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, तो जमींदारी की नीलामी होने लगी। आगे चलकर, हालांकि आगे चलकर आप इसमें देखिएगा, ठीक, कि जब एक बार स्टेबलाइज हो गया थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू जो है,
ठीक है। हाँ बॉन्ड बनता होगा, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड बनता था, लेकिन उसमें वही है, सारी शर्तें लिखी रहती थी। ठीक। आगे चलकर जो है इसमें जमींदारों को लाभ हुआ, आगे चलकर जमींदारों को लाभ हुआ, क्योंकि भाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड जो है, आगे चलकर जमींदार को लाभ हुआ। ठीक है। आगे चलकर कब? जब 50 साल 100 साल गुजर गए। शुरू के 40-50 साल बहुत दिक्कत हुई। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो जमींदार और किसान हुआ करते थे, इसके अलावा जो है जमींदार और किसान हुआ करते थे, इन दोनों को जो है हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अंग्रेज जो है कभी भी हमसे ज़मीन छीन सकता है। किसान को इस बात का डर है कि जमींदार ज़मीन छीन लेगा, जमींदार को डर है अंग्रेज ज़मीन छीन लेगा। इसी वजह से चाहे वो जमींदार हो चाहे किसान हो, किसी को भी जो है लैंड रेवेन्यू में, मतलब भूमि के विकास में रुचि नहीं है। उनको भूमि विकास में रुचि नहीं है। उन्हें लग रहा है कि भाई कभी भी ज़मीन हाथ से निकल जाएगी, तो क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाए। ठीक। और आगे चलकर जो है इसमें क्या देखा गया, आगे चलकर जो है इसमें क्या देखा गया, तो इसमें जो है उप पट्टेदारी। ठीक है। आगे चलकर क्या देखा गया, तो उप पट्टेदारी और दूरस्थ जमींदारी देखी गई। उप पट्टेदारी और दूरस्थ जमींदारी। उप पट्टेदारी में क्या हुआ कि जमींदारों ने, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें रेंट पे दे दी, दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है। क्या करने के लिए? खेती करने के लिए, उससे लैंड रेवेन्यू वसूल रहे हैं। और दूरस्थ जमींदारी मतलब जो जमींदार है उसके पास इतना पैसा आ गया बाद में कि वह जो है कलकत्ता शहर में बड़े बड़े महल बना के रह रहा है, वह जो है गांव में रह ही नहीं रहा। ठीक। उसने अपने आदमी छोड़ रखे हैं वहाँ पे जो है दूसरा आदमी जो उसके लठियाल हुआ करते थे, लठैत हुआ करते थे, वह जो है लैंड रेवेन्यू वसूल रहे हैं। ठीक। तो इस तरीके की जो है समस्या यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है भाई। जमींदार को लाभ हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा किसान को हानि है। ठीक है। किसान को क्या है? हानि है, क्योंकि किसान जो है वो पूरी तरीके से जमींदार की कृपा पे आधारित है। जिस दिन जमींदार का मूड बदला, ठीक है, जिस दिन जमींदार का मूड बदला, वहां पे जो है, ठीक है, वहां पे जो है उसने उससे जमीन छीन ली। तो इससे जो है, जो किसान हुआ करते थे, जो हजारों हजारों साल से अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे, वो रातों रात जो है वह किराएदार हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? जो जमीन का मालिक है उसको किराएदार बना दिया। आप बैठे हुए अपने घर में आराम से, अगले दिन सरकार का ऑर्डर आया कि आज ऐसे सब घर सरकार के नाम, तो आपका घर सरकार का हो गया। उसी तरीके की चीज़ चल रही है कि इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के किसान हुआ करते थे, जो हजारों हजारों साल से हो सकता है अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हों, उस ज़मीन में एक फरमान निकला और बोला ये ज़मींदार की है, और अगर ज़मींदार रेंट नहीं दे रहा तो सरकार की है। और उसी दिन से ज़मींदार और किसान दोनों जो है अंग्रेज पे आधारित हो गए। अंग्रेज का मूड चेंज हो गया तो ज़मीन आपके हाथ से निकल गई, और इसी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हुई और शुरू में ज़मींदारों को दिक्कत हुई। ठीक। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में जो जमींदार थे वो भी जो है बड़े अकल वाले थे। उन्हें अपनी जमींदारी किसी ना किसी तरीके से बचानी थी, तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की तिकड़म लगाई। ठीक है। इसी तिकड़म के बारे में जो है आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक। तो जिसमें हम बात करेंगे, ठीक, जिसमें हम बात करेंगे ये आपके सी पॉइंट में। और सी पॉइंट क्या है? तो सी पॉइंट है आपका बंगाल और वहाँ के जमींदार। ठीक है। सी पॉइंट क्या है? बंगाल और वहाँ के जमींदार। कि भाई बंगाल और वहाँ के जो जमींदार थे, जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उन्होंने जो है मुश्किलों का सामना करने से बचने के लिए क्या तिकड़म लगाई। तो इसके लिए जो है आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसके पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा कि जैसे वर्धमान के राजा का केस दिया हुआ है। ठीक है। किसका केस दिया हुआ है? वर्धमान के राजा का उदाहरण दिया है कि जब वर्धमान का राजा जो है अंग्रेजी सरकार को पैसा नहीं चुका पाया, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। ठीक है। अब नीलामी से बचने के लिए उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा क्या अपनाया कि उसने अपनी जमींदारी का एक हिस्सा अपनी माँ के नाम कर दिया, क्योंकि महिलाओं से जमींदारी नहीं छीनी जाती थी, तो माँ के नाम पे कर दिया, तो माँ के नाम से बच गया। एक उसने क्या किया कि उसने जो है अपने ही आदमियों को नीलामी के लिए बैठा दिया कि भाई जमींदारी अंग्रेज ने कॉन्फिस्केट कर ली। ठीक है। जमींदारी अंग्रेज ने छीन ली, और फिर उसके बाद जमींदारी छीनने के बाद जब वो नीलामी करवा रहा है, नए जमींदार के लिए बोली लगवा रहा है, तो वर्धमान के जमींदार के आदमी ही बोली लगा रहे हैं। ठीक है।
रेगुलर बोली वही लगा रहे हैं और आगे चलकर वो पैसा नहीं दे रहे, तो फिर से वो डिफ़ॉल्ट करेगा, फिर से नीलामी होगी। तो लगातार कई बार जो है नीलामियाँ होती थी, फर्जी नीलामी चल रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पैसा नहीं देता था, तो अंत में अंग्रेज कंपनी को थक हार कर वर्धमान के राजा से ही संपर्क करना पड़ता था कि भाई साहब तुम ही अपनी जिम्मेदारी ले लो, ठीक है। तो ये तिकड़म लगाई। इसके अलावा अगर कोई नया आदमी जो है जमींदारी ले लेता था तो उसको गांव में घुसने नहीं देते थे, जमींदार के आदमी उसको मार पीट के भगा दिया करते थे। तो बहुत सारी तिकड़म उन्होंने लगाई है ताकि किसी भी तरीके से जमींदारी मेरे हाथ से ना जाए, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट जो है, हाँ जी माँ के नाम कर देते थे। उन्हीं के आदमी जो है, जो अंग्रेज सरकार बोलियां लगाती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, फिर बाद में डिफॉल्ट मार देते थे। इसके अलावा जो है वह अपने लठैतों को ले जाके जो है लोगों को पीटा करता था, ठीक। तो कई सारी चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखनी है, जैसे कि इसमें लिखिएगा कि अच्छा पहला पॉइंट इसमें जो है सी का हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, ठीक। सी का हो जाएगा अपना पहला पॉइंट कि अपनी जमींदारी, ठीक, अपनी जमींदारी नीलामी से बचाने के लिए, अपनी जमींदारी नीलामी से बचाने के लिए, अपनी जमींदारी नीलामी से बचाने के लिए, अपनी जमींदारी नीलामी से बचाने के लिए कई तरीके अंग्रेजों के खिलाफ जमींदारों ने अपनाए। कई तरीके अपनाना, ये आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या तरीके अपनाते थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तरीका तो ये हुआ करता था कि वो अपनी जमींदारी का जो हिस्सा है, ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि अपनी जमींदारी का जो हिस्सा है, अपनी जमींदारी का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको जो है वह अपनी माता या पत्नी के नाम कर देते थे, क्योंकि महिलाओं से उनकी जमींदारी नहीं छीनी जाती थी, ठीक है। तो एक तरीका तो उन्होंने ये अपनाया, ठीक। इसके अलावा दूसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया? तो दूसरे तरीके में जो उन्होंने क्या किया कि भाई जब उनकी जमींदारी नीलाम हो गई, जब उनकी जिम्मेदारी नीलाम हो गई और नई बोली लगाने के लिए नए लोग आए, तो उन्होंने अपने आदमियों को ही नीलामी के लिए भेज दिया और बाद में डिफॉल्ट कर जाते थे, वो पैसा ही नहीं देते थे अंग्रेजी सरकार को, तो थक हार कर जो है जमींदारी वो नवाब को ही देती थी। तो फर्जी नीलामी करवाना, ठीक, फर्जी नीलामी जो है वो करवाते थे, अपने ही आदमियों से फर्जी बोली लगवाया करते थे, ठीक। फिर ये जो है जमीन क्या कर देते थे? डिफॉल्ट कर देते थे, ठीक। तो फर्जी नीलामी करवाते थे। इसके अलावा जो है उन्होंने क्या तरीका अपनाया? तो उन्होंने जो है जो नीलामी, ठीक, ठीक है, नीलामी होने के बाद नीलामी पर, ठीक है, कब्जा ना देना, नीलामी पर कब्जा ना देना, कि अगर मान लो कोई नया आदमी जो है वह नीलामी में बोली लगा के जीत गया और जब वो अपनी जमींदारी का कब्जा लेने आया तो पुराने जमींदार के लठैतों ने उसके मार पीट के भगा दिया, ठीक है, वो बेचारा कब्जा ही नहीं ले पा रहा है। तो इस तरीके से वो जो है कई तरीके अपना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। तो जमींदार भी बहुत तेज आदमी था, वो कई तरीके अपना रहा है, अपनी माँ पत्नी के नाम कर दे रहा है, फर्जी नीलामी करवा रहा है, नीलामी पे कब्जा नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि आपको ये बात समझनी है बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसा नहीं है कि जमींदार जो है वो बहुत अच्छे समय में जी रहा था। आपको याद रखना है कि बंगाल में जो आपको अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उस समय के मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी के बंगाल में जमींदार पर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नए समूह उभर के आ रहे थे, ठीक है। तो इस जमाने में जमींदार को अपना लोन ना देना पड़े, या दूसरे तरीके से कहें कि जमींदार को समस्या क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, जैसे कि इसमें जोतदार हुआ करते थे, ठीक है, मंडल हुआ करते थे, हवलदार हुआ करते थे, गांटीदार हुआ करते थे। ये सब जो है जमींदार के ऊपर प्रेशर डालते थे और वो पैसा नहीं देते थे, डिफॉल्ट मार जाते थे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि भाई और दूसरी समस्याएं क्या आ रही थी? और दूसरी समस्याएं क्या आ रही थी?
तो इसमें समस्या ये आ रही थी कि हमें 18वीं 19वीं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी क्लास 12th में पढ़े थे ना, हाँ जी क्लास 12th में ही दिया हुआ है ये, ठीक है। अंकित तिवारी कह रहे हैं अंग्रेजी सरकार को ये बातें नहीं समझ में आती थी क्या फर्जीवाड़े के बारे में। तो भाई अंग्रेजी सरकार को जब समझ में आएगा तब तक तो बात हाथ से निकल जाती थी ना, क्योंकि वो जो है क्या करते थे, वो जो है बोली ऐसी लगाते थे पता नहीं चल पाता था कि भाई कोई आदमी अगर बोली लगा रहा तो आप उसको मना नहीं कर सकते ना बोली लगाने से। वो बोली लगा के जो है जमींदारी आपकी खरीद लिया। अब होता क्या था, पैसा तो बाद में देना होता था, बाद में पैसा नहीं देते थे। तो अंग्रेजी सरकार को पता चलता था लेकिन बाद में पता चलता था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि भाई 10 आदमी बुलाए, 10 आदमी में 9 आदमी वही हैं, तो अंग्रेज सरकार क्या कर सकती थी। तो कई बार जो है उनको ये दिक्कत देखने को मिलती थी, ठीक है भाई। तो अंग्रेज सरकार को बहुत बाद में ये सारी चीज़ें पता चली कि ऐसा सब चल रहा है। तो अपनी जमींदारी नीलामी से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए। अपनी जमींदारी का हिस्सा माता पत्नी के नाम करना, फर्जी नीलामी करवाना और नीलामी पर कब्जा ना देना, ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरी समस्याएं क्या आ रही हैं स्पेशली जमींदार को। तो पहली समस्या जो जमींदार को आई है वो जोतदारों के उदय से आई है, ठीक है, जोतदारों का उदय। अब ये जोतदार कौन हुआ करते थे, तो यह जो है गांव के सबसे शक्तिशाली किसान या भूस्वामी हुआ करते थे। गांव के शक्तिशाली किसान, गांव के जो है शक्तिशाली किसान या जो है ये भूस्वामी हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें हुआ करती थी और ये जमींदार को रेवेन्यू देते नहीं थे, जानबूझकर डीले करते थे। जमींदार पैसा लेने आया वो कहेगा कल को आना, कल को आते थे कहते परसों आना, परसों कहते थे अगले दिन आना, और जानबूझ के डिफॉल्ट करते थे। जमींदार इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जमींदार से उसकी शक्तियां ले ली थी, ठीक है, उसकी पुलिस पावर ले ली गई थी, खुद का पुलिस बल बना दिया था अंग्रेजों ने, उसकी जो है न्यायिक शक्ति ले ली थी, जुडिशरी अंग्रेजों ने बना दी थी, उसके लठैतों पे बैन लगा दिया गया था, कोर्ट कचहरी में जो है मामला जाता था बहुत लंबा खिंचता था। तो जमींदार इनके सामने निसहाय था, कुछ नहीं कर पाता था, ठीक, इससे उसकी जमींदारी चली जाती थी। तो जोतदारों का उदय हुआ, जो शक्तिशाली किसान या भूस्वामी होते थे, ठीक, ये जो है सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे। ये जो है सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे। ये जो है सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे, ठीक। और ये जानबूझकर जो है जमींदार को पैसा नहीं देते थे, डिफॉल्ट मार जाते थे, जानबूझकर राजस्व ना देना, क्योंकि इनका प्लान होता था कि भाई अगर इस जमींदार की जमींदारी बिकेगी तो हम खरीद लेंगे। जुत्तेदार सोचता था कि इसको हटाओ हम ही खरीद लेते हैं, तो ये जानबूझकर जो है डिफॉल्ट मार देते थे, ठीक। इसके अलावा जो है ये जमींदारों की शक्तिहीनता का लाभ उठाते थे, क्योंकि जमींदार की पावर्स को जो है अंग्रेजों ने ले लिया था। यह जो है जमींदारों की शक्तिहीनता का, ठीक, जमींदारों की शक्तिहीनता का लाभ लेते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है जमींदारों के ऊपर कंट्रोल रख रखा था, जमींदारों के लठैतों को बैन कर रखा था, जमींदारों की जो पुलिस पावर हुआ करती थी उसको जो है ले लिया था, जमींदारों की जुडिशरी पावर हुआ करती थी उसको ले लिया गया था। तो जमींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गए थे, ठीक। तो जमींदारों की शक्तिहीनता का लाभ हुआ, ठीक। अब अगर मान लीजिए जो है यह कचहरी वगैरह जाते थे तो कोर्ट केस हो जाता था, और कोर्ट केस आपका चल रहा है लेकिन लैंड रेवेन्यू तो नहीं आया ना। फिर जोतदार बोलता था तुमने तो केस कर रखा है, जब केस का फैसला आएगा तब आ जाना लैंड रेवेन्यू लेने। तब तक जमींदार की जमींदारी निकल गई उसके हाथ से, ठीक है ना। तो कचहरी जाते थे, केस करते थे, और फिर वही तारीख पे तारीख जैसे आज चल रहा है, तो वो लगातार चलता रहता था, क्योंकि सिविल केस होता था और सिविल केस आपका 20 साल चलता है। तो ये जानबूझकर जो है डिफॉल्ट मार के, ठीक, जानबूझकर जो है डिफॉल्ट मार के क्या करते थे, जमींदार की जमींदारी उसके हाथ से निकलवा देते थे, ठीक है ना भाई। ये बहुत समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है, जस्ट खत्म हो गया, ओके कोई बात नहीं। तो कचहरी जाते थे, केस चलते थे, ठीक। अब इसमें जो है आप याद रखिएगा, इसमें जो है आप याद रखिएगा कि गांव के मुखिया की भी भूमिका होती थी। गांव का मुखिया भी जो है इसमें पार्ट अदा करता था, गांव के मुखिया की भी भूमिका।
वो भी जो है कई बार जमींदार को परेशान किया करता था। ठीक, वह भी जो है कोशिश करता था कि जमींदार हमारे पर हावी ना हो पाए। और इस गांव के मुखिया को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता था। ठीक है, कहीं इसको मंडल बोला जाता था। ठीक है, कहीं इसको मंडल बोला जाता था, कहीं इसको जो है हवलदार बोला जाता था। ठीक, कहीं इसको मंडल बोलते थे, कहीं हवलदार बोलते थे, कहीं इसको जो है आपको गांटीदार कहा जाता था। ठीक, कहीं हवलदार कहते थे, कहीं मंडल कहते थे, कहीं गांटीदार कहते थे। और ये सभी मिलकर जो है जमींदार को कमजोर करने में लगे हुए थे। ये सभी मिला के जो है जमींदार को कमजोर करने में लगे हुए थे। यानी इन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि जमींदार जो है कमजोर हो जाए, उसके हाथ से उसकी जमींदारी निकल जाए, ताकि जोतेदार ये दिमाग में लगाया हुआ था कि इसकी जमींदारी मैं खरीद लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार भी जो है अपनी जमींदारी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है तिकड़मबाजी कर रहे थे। तो ये सब जो है हमें 19th और 18th सेंचुरी के जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स हैं उससे पता चलता है। स्पेशली इसमें जो पूरी जानकारी है वो हमें पता चलती है अंग्रेजी सरकार की एक रिपोर्ट से, जिसको 5th रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 5वीं रिपोर्ट। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई 5वीं रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जांच परख करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जो है एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसमें 5वीं रिपोर्ट इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 5वीं रिपोर्ट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 5वीं रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट। अब ये 5th रिपोर्ट क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपसे कोई पूछे भाई 5वीं रिपोर्ट क्या है, ये आपका क्लास 12th के एनसीईआरटी में है, तो ये 1813 में, ठीक है, यह जो है 1813 में अंग्रेजी संसद को पेश की गई एक रिपोर्ट है। ठीक है, 1813 में ब्रिटिश संसद को, 1813 में ब्रिटिश संसद को पेश की गई रिपोर्ट है। ब्रिटिश संसद को पेश की गई रिपोर्ट है। ठीक है, पेश की गई रिपोर्ट है जो जमींदारों की खराब स्थिति का वर्णन करती है कि भाई जोतदारों की वजह से, ठीक, मंडल की वजह से, या फिर जो है समय पर रेवेन्यू ना दिए जा पाने की स्थिति की वजह से किस तरीके से जमींदारों की स्थिति खराब हो गई थी। यही कारण है कि आप देखिएगा कि 1813 के बाद अंग्रेज जो है वो नई व्यवस्था के बारे में सोचने लगे थे। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो 1813 के बाद आया, 1822 में। महालवाड़ी सिस्टम भी उसके बाद ही आया। तो ये इसी वजह से आया था क्योंकि 1813 की जो 5वीं रिपोर्ट है उसमें स्थायी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों की स्थिति को क्वेश्चन किया गया। उन्होंने कहा आपने जमींदार को पावरफुल तो बना दिया, लेकिन वो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा इस व्यवस्था का। यही कारण है कि बाद में आप देखिएगा कि जो स्थायी भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, ठीक है, स्थायी भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वह बाद में जो है, ठीक है, वह बाद में जो है दूसरे इलाकों में नहीं लागू की गई। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा तीसरा वाला पॉइंट। ठीक, अब आपका आ जाएगा तीसरा वाला पॉइंट, और वो है आपका अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं। वो है क्या? वो है आपका अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं। कि भाई ये बताओ अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या थी। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में स्थायी भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाया और इसमें जमींदारों की स्थिति काफ़ी खराब है, अंग्रेजी राज को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और विविध सरकारी रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं। तो इसी वजह से आप देखिएगा कि 1813 के बाद अंग्रेजी सरकार देश के दूसरे हिस्सों में दूसरे प्रकार के लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट्स को लेके आया, और इनको जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इनको जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, एक को कहा जाता है महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो है गांव के साथ ये किया गया था, गांव के साथ किया गया था, गांव के साथ ये व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और दूसरा था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, ये किसान के साथ किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसे स्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदार के साथ था ना, तो महालवाड़ी पूरे गांव के साथ और रैयतवाड़ी किसान के साथ। ठीक है, अब देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं ना,
इसकी विशेषताएं जो है मैं आपको एक चार्ट में दिखा रहा हूं, उसी से मैं आपको समझा दूंगा और उस चार्ट को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। आप देखिएगा कि पूरा का पूरा तीनों लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो हैं वह आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट में जो है सारा का सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये है, आप देखिएगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब जो है इस चार्ट से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन जो है स्थायी भूमि बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त दिया हुआ है और ये कुछ हेडिंग्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्थायी भूमि बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, ये तीन आपको दिया है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है कि किस साल हुआ, किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, मतलब किस एरिया में किया गया, किससे किया गया। ठीक, इसमें रेवेन्यू रेट क्या था, इसमें भूमि अधिकार किसके पास थे, क्या अकाल राहत का प्रोविजन था, ब्रिटिश इंडिया के कितने क्षेत्रों में इसको किया गया था और इसमें भूमि लगान कितना था। ठीक है, अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो गारंटी आपको दे रहा हूं कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो भाई कब किया गया स्थायी भूमि बंदोबस्त? 1793 में। ठीक, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। किसके साथ किया गया? जमींदार के साथ। किस प्रकार का है? स्थायी है, यानी हमेशा के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। भूमि अधिकार किसको दिए गए हैं? राज्य के द्वारा जमींदार को, लेकिन तभी तक है जब तक जमींदार रेंट दे रहा है। क्या काल राहत का प्रोविजन था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने सारा का सारा जिम्मा जमींदार को दे रखा था, जमींदार कुछ करता नहीं था। कितने एरिया में था? तो ये ब्रिटिश भारत के सबसे कम एरिया में थे, 19% में। इसमें भूमि लगान कैसे लेते थे? तो इन्होंने एक रेट फिक्स कर रखा था कि जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा उसका 10/11% यानी 89%, 10/11 यानी 89% जो है कंपनी को मिलेगा और रेस्ट जो 11% है वो जमींदार को मिलेगा एज अ कमीशन। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसान के साथ की गई थी, रैयत यानी किसान। यह 1820 में की गई थी। इसमें 3 आदमियों का नाम आता है। ठीक है, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और एल्फिंस्टन। ठीक है, मुनरो, रीड और एल्फिंस्टन। ठीक है, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड और एल्फिंस्टन, 3 आदमी हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी मरा, मुनरो, रीड, एल्फिंस्टन। ठीक है, मरा, रैयत मरा। ये ऐसी व्यवस्था है जिसे रैयत को मार दिया गया था। तो मुनरो, रीड और एल्फिंस्टन 3 लोगों ने इसको लागू किया था। कहाँ पे था? तो मद्रास, बंबई के क्षेत्र में था, यानी आपके दक्कन और साउथ इंडिया में था। इसमें किसके साथ किया गया था? किसान के साथ किया गया था। अब इसमें जो है इन्होंने स्थायी भूमि बंदोबस्त की गलती को नहीं दोहराया। इसमें इन्होंने रेवेन्यू रेट फिक्स नहीं किया, इसको चेंज करते रहते थे। इसमें व्यवस्था किससे की गई थी? तो किसान के साथ की गई थी। अकाल राहत का प्रोविजन था, हाँ कभी कभी अंग्रेज का मूड होता था तो कर देता था, और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में यही लागू था, 51% में। हालांकि इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये थी, हालांकि इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें लैंड रेवेन्यू जो है वो 50 to 75% तक था। और इसी वजह से आप देखिएगा कि आगे चलकर बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे कि अगला जो हम टॉपिक करेंगे दक्कन का विद्रोह। ठीक है, डेक्कन रायट्स उसको बोलते हैं, डेक्कन रायट्स, दक्कन विद्रोह। ठीक, इसी तरीके से महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव या गांव का समूह। ठीक है, यह 1822 में किया गया था। इसको करने वाले आदमियों में हॉल्ट मैकेंजी का नाम। ये कहाँ पे किया गया था? तो जो आपका आज का जो यूपी का एरिया है, जिसको अंग्रेजों के ज़माने में उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहते थे, नॉर्थ वेस्ट एरिया। ठीक है, वहाँ पे किया गया था, यानी यूपी और पंजाब के एरिया में। किसके साथ किया गया था? महाल यानी गांव के साथ। लैंड रेवेन्यू संशोधन है, चेंज होता रहता है। आपको याद रखना है, लैंड रेवेन्यू चुकाने की जिम्मेदारी गांव की है, यानी गांव के मुखिया की है, लेकिन यहाँ पे किसान की जमीन किसान की ही होती थी जब तक वो लैंड रेवेन्यू दे रहा है। ठीक है, तो जमीन का अधिकार किसके पास है? किसान के पास है।
क्या इसमें अकाल राहत था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो गांव के ऊपर छोड़ देता था। इसमें जो है कितना क्षेत्र था? 30% था। और इसके साथ भी दिक्कत यही है कि लैंड रेवेन्यू का जो डिमांड है वो 50 से 80% तक है, बहुत ज़्यादा है। और यही जो है आगे चलकर बहुत सारे विद्रोहों का कारण बनेगा, जैसे तालुकदारों का विद्रोह जो अवध के क्षेत्र में हुआ था। इस पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तालुकदार कौन होते थे? अवध के जमींदार। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? तो ये चीज आप याद रखिएगा। और आपको ये टेबल जो है अपनी कॉपी में बना लेना है। सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी में पूछा गया हो, चाहे पीसीएस में पूछा गया हो, पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस चार्ट से निकल सकता है। ठीक है भाई, तो इसको आप बना लीजिएगा। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। भारत के उत्तर पश्चिम गंगा घाटी के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मतलब हो गया आपका यूपी का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पश्चिम वो नहीं, वो पंजाब वाला नहीं, मतलब उस वाला नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं। उत्तर पश्चिम मतलब हो गया आपका यूपी का एरिया। ठीक है, तो स्पेशली आपका यूपी पंजाब के एरिया में था, और भी एरिया में था, बट इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना यूपी पंजाब के एरिया में था। तो ये टेबल अगर आप बना लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाला जो आपका वो है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो इसको जो है मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं, ये हो गया आपका। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर। और वो है आपका, ठीक है, वो है आपका देहात में विद्रोह। चौथा पॉइंट कौन सा हो गया? तो चौथा पॉइंट हो गया आपका देहात में विद्रोह। ठीक है, चौथा पॉइंट कौन सा हो गया? चौथा पॉइंट हो गया देहात में विद्रोह। ठीक, अब देहात में विद्रोह का मतलब क्या हुआ? ये आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये जो है आपको बताता है दक्कन राइट्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? दक्कन दंगों के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है, वो क्या है? तो वो है आपका दक्कन राइट्स। ठीक है, दक्कन विद्रोह जो 1860 के दशक में देखे गए थे, दक्कन विद्रोह। ठीक है, इसको जो है पूना सूपा विद्रोह भी कहते हैं, पूना सूपा विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1860 के दशक में। ठीक है, 1860 और 70 के दशक में, 1860 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, ये क्या कहानी है? तो कहानी एकदम सिंपल है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था, मतलब इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद इसकी एक टेबल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसको आपको बना लेना है, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। कहानी क्या है? कहानी एकदम सिंपल है कि जो आपका महाराष्ट्र का जो एरिया हुआ करता था, उस महाराष्ट्र के एरिया में अंग्रेज कपास की खेती करवाया करते थे। अब वो जो कपास की खेती होती थी वह जो है 1860 से 65 के बीच, 1860 से लेकर 1865 के बीच बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, और अमेरिकी गृह युद्ध के चलते अमेरिकी कपास जो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती थी वह जो है ब्रिटिश बाजारों में पहुंचना बंद हो गई थी। तो अंग्रेजों ने जो है भारत पे ध्यान लगाया, और भारत के किसानों को इस बात के लिए जो है उत्साहित किया कि तुम कपास उगाओ, तुम्हारी कपास हम खरीदेंगे। तो 1860 से लेकर 1865 के बीच महाराष्ट्र के किसानों ने खूब पैसा उधार ले लेकर, ठीक है, साहूकारों से और दूसरे प्रकार के स्वदेशी बैंकर्स से पैसा उधार ले लेकर जो है कपास उगाया, खूब फायदा कमाया। लेकिन 1865 में जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश कर गया। ठीक है, क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि अब भारतीय कपास की डिमांड है ही नहीं। जो अमेरिकी कपास है वो पूरे मार्केट में फैल गई क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था। तो यहाँ के किसान एकदम से दिवालिया हो गए। अब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने किसानों को राहत देने की बजाय लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज कर दिया। उन्हें लगा कि महाराष्ट्र के किसान तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो लाओ पैसा। तो उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने किसानों को राहत देने की बजाय उल्टा 50% लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो दक्कन के जो किसान थे
वह जो है बुरी तरीके से ऋण के जाल में फंस गए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है देने को। अगर लैंड रेवेन्यू अंग्रेज को नहीं देंगे तो अंग्रेज उसकी जमीन छीन लेगा, तो वो साहूकार से पैसा ले रहे हैं, साहूकार का पैसा नहीं दे पा रहे तो साहूकार ने उनकी जमीन छीन ली, और इस तरीके से किसानों के हाथों से उनकी जमीनें निकलने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर भी गिरवी रखकर, ठीक है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों तक गिरवी को रखकर, घरों तक को गिरवी रखकर जो है पैसा उठाया था। और साहूकार जो है इतने दुष्ट हुआ करते थे कि उन्होंने जो है उनके घर तक नीलाम करवा दिए। तो इसी तरीके से जो है कहानी मिलती है 1865 के बाद, 1867 उसके बाद एक कहानी मिलती है कि भाई पूना के एक गांव में एक आपका जो है रहा करते थे एक व्यक्ति, उनके घर को जब क्या कर दिया गया, नीलाम करवा दिया गया, और नीलाम करने के बाद साहूकार ने उनका घर गिरवा दिया। तो उसके बाद गांव के लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन साहूकार को पकड़ के उन साहूकारों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और साहूकारों के घरों दुकानों में आग लगा लगा के उनकी जो लेखा बहिया हुआ करती थी, अकाउंट्स हुआ करते थे, वो जब जलाने शुरू कर दिए, क्योंकि सारा का सारा लेन देन जो है किताबों में था। तो किसानों ने घरों घरों आक्रमण किए साहूकारों के, उनका जो है सोशल बाइकआउट किया गया और उनकी लेखा बहिया जला दी गई। ये जो राइट्स हैं वो आप देखेंगे 1867 के बाद से, और ये 1870 तक चलते रहे। बाद में सरकार को मजबूर होकर जो है एक दक्कन दंगा आयोग बनाना पड़ा, और दक्कन दंगा आयोग बनाने के बाद किसानों को राहत देने के लिए, ठीक है, एक राहत अधिनियम भी पारित किया गया। तब जाके जो है ये जो विद्रोह है वो शांत हुआ। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है दक्कन राइट्स। क्या बोलते हैं, दक्कन दंगे। अंग्रेज इसको दंगा बोलता था, जबकि ये किसानों की जेन्युइन मांग थी। समझ रहे भाई? तो इसमें भी जो है जो जो बात मैंने आपको बताई, सारी की सारी बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, सारी की सारी बातें जो है वो भी मैंने आपको एक चार्ट में दी है, क्योंकि चार्ट्स के माध्यम से आप सारी बातें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी दी गई है, देखिए ये जो है आपको कहाँ दी गई है, तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है, इसको भी जो है आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, और इसमें सारी बात दी हुई है जो मैंने आपको बताई। ठीक, ये जो दक्कन विद्रोह है या जिसको दक्कन उपद्रव कहा जाता है, ये 1857 के बाद यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसान आंदोलन का एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये जो है 1875 में पीक पर आया। हालांकि इसकी शुरुआत 1867 के बाद से ही हो गई थी। इसको पूना सूपा विद्रोह भी कहते हैं। ये कहाँ पे हुआ, तो महाराष्ट्र में पूना में, अहमदनगर में और शोलापुर में। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रख सकते हैं, बाबा साहेब देशमुख और वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक, इसका कारक क्या है, तो वही जो मैंने आपको कहानी सुनाई वही है कि भाई अमेरिकी गृह युद्ध के बाद, उसकी समाप्ति के बाद कपास के मूल्य में गिरावट आ गई थी। अंग्रेज सरकार को इससे चैन नहीं मिला, और 1867 में उन्होंने लगान में 50% की वृद्धि कर दी। इससे क्या हुआ कि 1868 से 70 के बीच भयंकर अकाल पड़ा। साहूकार और महाजनों ने जो है किसानों पर अत्याचार किया। 1874 में क्या हुआ कि पूना के सिरूर तालुका के करढ़ा गांव में एक साहूकार हुआ करता था कालूराम। उसने केवल 150 रुपए के लिए, ठीक है, बाबा साहेब देशमुख जो वहां के स्थानीय किसान थे, उनके घर की नीलामी करके उनको तुड़वा दिया। जबकि वो इस बात की विनती करते रहे कि मुझे इस घर में रहने दो, मैं तुम्हें रेंट देता रहूंगा, फिर भी जो है साहूकार ने उसका घर तुड़वा दिया। यही जो है विद्रोह का कारण बना। आगे चलकर महादेव गोविंद रानाडे, जो महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन था, पूना सार्वजनिक सभा, यहाँ पे सभा नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, उसके द्वारा जो है उन्हें समर्थन किया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार को मजबूर होकर एक डेक्कन उपद्रव आयोग, डेक्कन राइट्स कमीशन बनाना पड़ा, और उसकी रिकमेंडेशन पर 1879 में एक कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें किसानों को महाजनों से राहत प्रदान की गई। ठीक है, इसमें जो है वासुदेव बलवंत फड़के का भी योगदान रहा, जिन्होंने 1877 से लेकर 1879 के बीच अंग्रेजों से गुरल्ला पद्धति में यानी छुप छुप कर लड़ाइयाँ लड़ी, और जो मुंबई के पास वाशी और पनवेल का क्षेत्र था
वहां पे रहने वाली रामोसी जनजाति के सहयोग से उन्होंने जो है इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। इसी वजह से आप याद रखिएगा कि वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं उनको जो है भारतीय क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों का पिता, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक, सर जी कैसे हो आप? बढ़िया है भाई, आप बताइए। भविष्य जी, भविष्य जी आप कहाँ गायब हो गए थे भाई? आपका भविष्य कहाँ गया था? आप भूतकाल में खो गए थे। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, परिवार वालों को गिरवी रख देते थे। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, तो इसको आपको जो है बना लेना है। जो जो बातें मैंने आपको बताई सारी की सारी बातें जो है वह आपको इसमें दी हुई हैं। ठीक, तो इसको भी जो है मैं इसमें लगा देता हूँ ताकि ये बढ़िया से जो है आपको समझ में आ जाए। तो इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। ठीक, अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे। और फिफ्थ पॉइंट आपका क्या था? ठीक है, रितिका कह रही हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। क्या हो गया भाई रितिका जी, आपने क्या कमेंट ऐसा कर दिया भाई, क्या आपका कमेंट नहीं देखा? हाँ जी, रितिका जी आपने क्या कमेंट किया भाई? जीएस और एनसीईआरटी रिवाइज में अटका हुआ था, वाह क्या बात है। ठीक है रितिका जी, आपका कमेंट तो नहीं दिख रहा, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका। पांचवा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भाई? चौथा, हाँ, चौथे के बाद पांचवा, तब पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और ये पांचवा पॉइंट है आपका क्या था पांचवा पॉइंट? देखिए तो जरा भाई, ये है ना, हाँ, कुदाल व हल। हाँ, पांचवा पॉइंट है आपका कुदाल व हल। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका कुदाल व हल। ठीक है, कुदाल व हल। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी में आपको बता देता हूं कि अंग्रेज जो है, ठीक है, अच्छा रितिका कह रही हैं, रितिका कह रही हैं कि सर आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिएगा प्लीज। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारा जो आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है, ये कौन सी एनसीईआरटी क्लास है? क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, क्लास 8th और क्लास 12th। क्या लिखा? कुदाल व हल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास है उसमें जो है हमारे पास टाइम मिलेगा तो बिल्कुल पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया था आज, उसमें फ्रांस की क्रांति आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो कुदाल और हल, इसमें क्या करना है आपको? तो देखो इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंग्रेज था, ठीक है, उसको आप समझिए। जो अंग्रेज था वो पहला ऐसा आदमी है जो उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया जहां पे अब तक कोई नहीं गया था। ठीक है, मुगल भी नहीं गए थे, मौर्य भी नहीं गए थे। जैसे कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट में घुस गया, ठीक है, जैसे कि वो जो है उन क्षेत्रों में घुस गया जहां पे कोई नहीं जाता था, जनजातीय लोग रहा करते थे, आदिम जनजाति के लोग रहा करते थे, वहां पे भी अंग्रेज घुस गया। और वहां पे अंग्रेज जाने के बाद अपने आदमियों को बैठा दिया। तो यही जो है संघर्ष का कारण बना, जिसमें पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति, इन दो का नाम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो पहाड़िया जनजाति हुआ करती थी वो जो है कुदाल से खेती किया करती थी, इसलिए इसको कहा गया कुदाल। और जो संथाल जनजाति हुआ करती थी, ठीक है, संथाल जनजाति जो हुआ करती थी वह जो है हल से खेती किया करती थी, इसलिए इसका हेडिंग है कुदाल व हल। यानी दो जनजातियों के बारे में इसमें बात होना है, पहाड़िया जनजाति और हल यानी संथाल जनजाति। कैसे जो है अंग्रेजों ने जो है इनका फायदा उठाया है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह आएगा कि किस तरीके से ब्रिटिश के द्वारा, किस तरीके से अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों पर, ब्रिटिश के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों पर जो है, ब्रिटिश के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। जनजातीय क्षेत्रों पर क्या किया गया?
नियंत्रण का प्रयास किया गया। यानी ऐसे क्षेत्रों में भी जो है अंग्रेज घुस गए जहां पे पहले कोई नहीं गया था। ठीक, नियंत्रण का प्रयास किया गया। ठीक, जैसे कि राजमहल का क्षेत्र, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, ये आपकी आज झारखंड के क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में पड़ती हैं। अब देखिए इसमें अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक, ब्रिटिश कृत्य, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश कृत्य। ठीक, तो राजमहल की पहाड़ियों में जो है पहाड़िया जनजाति रहा करती थी। राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया जनजाति का निवास, पहाड़िया जनजाति का निवास। ये जो जनजाति थी ये जो है झूम खेती करती थी, झूम खेती करना। तो अंग्रेज ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया और उनको कंट्रोल किया, प्रतिबंध लगाया। ठीक है, प्रतिबंध लाना, उनको जो है रोकने की कोशिश करी। ठीक, इसके अलावा जो है यह जो स्थायी आबादी हुआ करती थी, स्थायी आबादी पर ये धावा बोला करते थे, आक्रमण किया करते थे, स्थायी आबादी पर धावा। ठीक, तो इसके लिए जो है अंग्रेजों ने इनका दमन किया। ठीक, अंग्रेजों ने क्या किया, इनका दमन किया। ठीक, इसके अलावा जो है इन्होंने फ्रांसिस बुकानन नाम के आदमी को इनके क्षेत्रों में भेजा। फ्रांसिस बुकानन की यात्रा, फ्रांसिस बुकानन नाम के आदमी ने इस राजमहल के क्षेत्र का दौरा किया और वहां की डिटेलिंग निकाली। ठीक है, तो पहाड़ों का इस्तेमाल, पहाड़ों का प्रयोग अपने लाभ के लिए करना, वहां से जो है क्या ले सकते हैं, इसके लिए जो है पूरी डिटेलिंग निकाला है, सर्वेक्षण कर रहा है फ्रांसिस बुकानन कि भाई यहाँ पे ये अयस्क मिलता है, यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, पूरा जो है सर्वे कर रहा है वो फ्रांसिस बुकानन, ताकि वहाँ का वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, उन्होंने जो है पहाड़िया लोगों को, ठीक है, उन्होंने जो है पहाड़िया लोगों को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, संथाल जनजाति को यहाँ पे बसाया। ठीक है, संथालों को यहाँ पे क्या किया, बसाया, संथालों को यहाँ पे बसाया। ठीक, जो संथाल हुआ करते थे वह जो है कृषक हुआ करते थे। ठीक, और इसके लिए जो है उन्होंने 1832 में दामन एक कोहो क्षेत्र की पहचान की। दामन एक कोहो क्षेत्र बनाना, ये जो राजमहल का क्षेत्र था यहीं पे जो है इन्होंने दामन एक कोहो क्षेत्र बनाया। ठीक है, जो आपका भागलपुर से लेकर राजमहल का क्षेत्र था, यानी बिहार झारखंड, भागलपुर से राजमहल। ठीक, और यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने जो है संथालों को बसाया, यानी एक जनजाति को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन्होंने दूसरी जनजाति लाके खड़ी कर दी। ठीक है, और बाद में आप देखिएगा ये संथालों का भी शोषण करने लगे। बाद में इन्होंने क्या किया, संथालों का भी शोषण किया। बाद में इन्होंने क्या किया, संथालों का भी शोषण किया। और इसी वजह से जो है 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, क्लियर है भाई। पहाड़िया से याद आया, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। ओहो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अंकित तिवारी कह रहे हैं सर मेरा जन्मदिन है, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि जीवन के इस मुस्लिम पड़ाव से निकल सके। अच्छा, आज आपका भी जन्मदिन है, अरे वाह, आज तो कई सारे लोगों का बर्थडे भाई। तो अंकित जी आपको भी जो है हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वही सेम बात जो हमने गायत्री जी को बोली थी वही बोलेंगे, क्योंकि हम तो सबसे यही चाहते हैं कि आप जो है पहले ही साल में IAS बन के हमारा नाम रोशन करें, सबका नाम रोशन करें। ठीक है, तो आपको जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक,
बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो बाद में इन्होंने क्या किया, मतलब शुरू से बता देता हूँ कि कुदाल जो है वह पहाड़ियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जिससे वो झूम खेती करते थे, और हल जो है वो संथाल यूज करते थे। तो दोनों को जो है लड़ा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, जैसे राजमहल की पहाड़ियाँ। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे पहाड़ियाँ जनजाति रहती थी, वो झूम खेती करती थी, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। वो बगल की जनजाति पर जो है आबादी पर धावा बोला करते थे, उनका दमन किया। फ्रांसिस बुकानन को इन क्षेत्रों की यात्राएं कराई, जिसने पहाड़ों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया। वहां पे इन्होंने जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र और जंगल महाल के क्षेत्र में रहने वाली संथाली जनजाति को यहाँ पे बसाया, जो कृषक थे। इसके लिए इन्होंने 1832 में इस क्षेत्र को एक विशिष्ट दामन ए कोहो, ठीक है, दामन ए कोहो क्षेत्र बनाया, जो भागलपुर से राजमहल तक था। बाद में अंग्रेज जो है संथाल का भी शोषण करना शुरू करेगा, और इसको लेकर जो है संथाल विद्रोह देखने को मिलेगा। इसको लेकर क्या मिलेगा, संथाल विद्रोह देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ रहे हैं भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, बस इसको मैं और बता देता हूँ, फिर ये कंप्लीट कर देते हैं इसको। लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, फिर एक ही पॉइंट बचेगा। अब देखिए जो संथाल विद्रोह है, इसका एक टेबल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। उस टेबल को जो है आपको नोट कर लेना है, और वो जो है आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में। तो इस टेबल को आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये जो टेबल है इसको आप बना लीजिएगा। तो देखिए ये टेबल जो है आप बना लीजिएगा, ठीक। आज और किसका है बर्थडे, पता नहीं भाई किस किस का है, गायत्री जी का है और अंकित का है। तो देखो जनजाति विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है, इसको आपको बना लेना है अपनी कॉपी में। संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 में। कहाँ पे हुआ, तो संथाल क्षेत्र दामन कोहो, जो भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र था। इसका नेतृत्व जो है वह मुर्मू भाइयों ने किया था, ठीक है, मुर्मू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, मुर्मू भाई और बहनों ने किया था। मुर्मू भाई बहन, ये मुर्मू भाई बहन थे, ठीक है, जिसमें सीधो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, ठीक है। ये 6 जो है कुल मिला के भाई बहन थे, रिश्तेदार थे। मुर्मू टाइटल लगाते थे। तो इन्होंने जो है किया था विद्रोह। सीधो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, ठीक है, ये कुल मिला के 6 लोग थे। ये सब भाई बहन थे, मुर्मू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। क्यों किया था, तो वही भाई जमींदार साहूकार सब इनका अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मांग रहे थे। तो बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर, बिहार, झारखंड के एरिया तक इसका प्रसार हो गया। बाद में जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन संथालों पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों को एक पृथक संथाल परगने का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है अंग्रेजों ने गैर जनजातीय भूमि हस्तांतरण पे रोक लगाई। गैर जनजातीय भूमि हस्तांतरण पर रोक, ये झारखंड में आज भी लागू है, ठीक है। अगर कोई ट्राइबल है तो नॉन ट्राइबल उसकी जमीन नहीं खरीद सकता, ठीक है, ये लॉ आज भी झारखंड में चलता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो है ये कानून लागू किया था ताकि आगे विद्रोह ना हो। दबा जरूर दिया, लेकिन बाद में फिर संथालों को पेसिफाई करने के लिए इन्होंने ये कानून लागू किया था। एक सेपरेट संथाल परगना बनाया, यहाँ पे कमिश्नर की नियुक्ति करी। इसके अलावा इन्होंने जो संथाल जनजाति थी, उस जनजाति के जमीन को कोई नॉन ट्राइबल ना ले, कोई साहूकार जमींदार जो बाहर से आए थे, जिनको दिकू कहा जाता था, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनकी भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई, ठीक है। तो गैर जनजातीय भूमि हस्तांतरण पर रोक, ठीक। तो ये पॉइंट जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब बस हमारा एक पॉइंट बचा है, ठीक है। अब हमारा जो है बस एक पॉइंट बचा है। मरियम कह रही 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। तो बस एक पॉइंट बचा है, उसको भी मैं करा देता हूँ, छोटा सा ही है, बस 5 मिनट का है, बस मैं आपको करा देता हूँ, ठीक। तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा
ओनली 5 मिनट, केवल मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं उसको कंप्लीट करा देता हूँ। तो ये हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, केवल और केवल जो है 5 मिनट का काम है, ये भी मैं करा देता हूँ, बस 5 मिनट की बात है। तो छठा पॉइंट हो जाएगा आपका यूरोप के लिए फसलें। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ही है, फिर होगा तो इसका बाकी मैं आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, इसमें बस 2-3 पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी होगा तो मैं कल इसको और समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यूरोप के लिए फसलें, ठीक। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ब्रिटिशों के द्वारा भारत का प्रयोग, ठीक है, भारत का प्रयोग अपने लाभ के लिए करना। ठीक है, भारत का प्रयोग अपने लाभ के लिए करना, लाभ के लिए करना, जैसे कि नील की खेती, जैसे नील की खेती। ठीक है, नील की खेती जो है वो किया करते थे। ठीक, नील की खेती। ठीक है, ठीक है, बस खत्म हो गया, बस 5 मिनट का बात है। तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया गया, जैसे नील की खेती। ठीक है, हालांकि इससे जो है, हालांकि इससे जो है क्या हुआ, किसानों का शोषण होना। इससे क्या हुआ, हालांकि इससे किसानों का शोषण होना, हालांकि इससे क्या हुआ, किसानों का शोषण हुआ, हालांकि इससे किसानों का शोषण हुआ। ठीक, और इसको लेकर जो है, और इसको लेकर जो है 1859-60 में, 1859-60 में जो है विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह हुआ, जिसको नील विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट है, बस ये हमारा खत्म हो गया, इसको मैं कल समझा दूंगा। तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया गया, जैसे नील की खेती, हालांकि इससे जो है किसानों का शोषण होता था। और 1859-60 में इसको लेकर विद्रोह हुआ बहुत बड़ा बंगाल में, जिसको नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है, बस खत्म हो गया हमारा। अब देखो नील विद्रोह का भी एक टेबल है, वो मैं आप बना लीजिएगा, बस मैं केवल एक बार रीड कर देता हूँ, बाकी उसको जो है कल आपको समझा दूंगा, तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इसमें बस एक टेबल है, वो आपको बना लेना है। ठीक, इसमें पूरा जो है नील विद्रोह का आपको डिटेल दिया हुआ है, इसको होगा तो कल को मैं समझा दूंगा। ठीक है, और क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक, जो नील विद्रोह है वो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कहा जाता है, जिसको नील आंदोलन कहते हैं। यह आपका 1859-60 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। इसका नेतृत्व विश्वास भाइयों ने किया था, जिनको दिगंबर और विष्णु विश्वास कहते हैं। कारक क्या था, वही कि भाई अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कर रहे थे। यूरोपीय नीले नदर नील का खेती करने वाले बगान के मालिक किसानों से जो है वह एक कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे, और फिर उनको जो है लठौतों के माध्यम से डराते थे। आगे चलकर क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने जो है इस बात को लेकर एक नोटिस निकाला कि भाई आप जो है किसानों का शोषण ना करें। तो लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे साथ है, तो जमींदार ईसाई मिशनरियों ने समर्थन किया। इसमें व्यापक जो है हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे उस समय एक पत्रकार हुआ करते थे हरीशचंद्र मुखर्जी, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में किसानों का समर्थन किया। एक व्यक्ति हुआ करते थे दीनबंधु मित्र, उन्होंने इसको लेकर एक नाटक लिखा नील दर्पण। और आगे चलकर सरकार को 1860 में एक आयोग बनाना पड़ा, और उन्होंने बगान मालिकों की आलोचना करी। इससे जो है जो आपका नील विद्रोह है वो समाप्त हो गया, और नील की खेती बंगाल में बंद हो गई। हालांकि नील के जो बगान मालिक थे वो बाद में बिहार चले गए, और फिर आप देखिएगा चंपारण सत्याग्रह होगा गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो वो आगे देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ रहे हैं ना जी। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। आंचल कह रही है बी पॉइंट रिपीट। बी पॉइंट क्या है भाई, तो बी पॉइंट है ये, हालांकि इससे किसानों का शोषण होना, हालांकि इससे किसानों का शोषण होना। ठीक है,
आंचल कह रही है किसान विद्रोह जनजाति विद्रोह उनका सारा टेबल नहीं है सर, सारे विद्रोह होते हैं। मेरे पास है टेबल, मेरे पास तो हर चीज़ का टेबल है, लेकिन होगा तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे विद्रोह, नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, धार्मिक जो है मूल के विद्रोह, ठीक, सैनिक विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हैं, 1857 का विद्रोह। तो आप बोलिएगा तो मैं उसका टेबल दे दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे पास तो सबका टेबल है और बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का जो है कल डिस्कस करेंगे। मतलब कल कल क्या है, कल तो संडे है ना, तो कल तो छुट्टी होगी, मंडे से क्लास अप करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, सारे दे दें, सारे दे देंगे भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में आपको सारा दे देंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस इसका जो है नील आंदोलन का थोड़ा सा और समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मिलान के लिए आता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास तो बहुत सारा टेबल है, बहुत सारा टेबल, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया जो है मैंने टेबल में बना रखा है। ठीक है, कम से कम 200-300 टेबल होंगे, और टेबल पढ़ लीजिएगा, पूरा मॉडर्न इंडिया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको बना लीजिएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा भाई इसको। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए कई बार, क्वेश्चंस देखिए PYQ, तभी याद रहेगा। सारा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पॉइंट को याद करिए जो आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है, याद करने का तरीका यही है कि इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, PYQs देखिए, इससे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे PT का हो, मेंस का हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगा। ठीक है, याद करने का जो है एक ही तरीका है, देयर इज़ ओनली सिंगल वे, और वो है आपका रिवीजन। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, हाँ जी, रिवीजन है, जो जो चैप्टर होंगे उनके साथ ही टेबल दे देंगे। हाँ जी, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारा मेरे पास टेबल है। ठीक, तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो अगला वाला जो हमारा चैप्टर होगा ना, अगला वाला चैप्टर जिसमें हम जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं सारा टेबल आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है वह आपके लिए लाभकारी रहा होगा। अब इसी में जो है हम बाकी डिटेल्स आपकी जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और जो है बाकी चीज़ों को करेंगे। ठीक, तो आप मुझे बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? ठीक, किसी प्रकार का कोई संशय तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न तो नहीं है आपको? हाँ जी, हाँ जी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं भाई, बताइए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपका? जी, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप, बताइए। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? जी, मेंस क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, मेंस क्वेश्चन भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस का क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। इसके कुछ चित्र रह गए हैं, कुछ समझाना रह गया, उसको जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और चर्चाओं के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ठीक है, रितिका कह रही हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री NCERT से करें तो स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कर लीजिएगा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको NCERT से कर लीजिए, तो फिर उसके बाद जो है आपको स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी होगा तो नोट्स वगैरह मैं आपको दे सकता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का, कोई समस्या नहीं उसमें। ठीक है भाई, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ठीक है, चलिए।